अच्छा यार, अगर हम अब सवाल देखें इन्वेंट्रीज़ के, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। मतलब इनमें से क्या चीज़ जो है वो कॉस्ट में आएगी। ठीक है, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज, एबनॉर्मल लॉस, राइट इन, रेंट ऑफ स्टोर। अरे देखो, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज, तो जितनी भी जनरल कॉस्ट होती है या एडमिन कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो मैंने कहा था कि वो क्या वो एसेट का पार्ट बनते हैं या नहीं, वो नहीं बनते ना, तो वो इसी वजह से कॉस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो हैं ये सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं, ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। इस तरह के जो एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, जनरल कॉस्ट हो गई, ठीक है, ये बार बार बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना। फिर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी तो एसेट का पार्ट नहीं बनता ना, वो भी तो बस एक्सपेंस बन जाता है और उसके बाद वो भी फिर चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस। क्लियर है। फ्राइट इन क्या होता है? फ्राइट इन होता है कैरेज इनवर्ड, यानी एक ऐसा एक्सपेंस जो आप अपने सामान को अपने बिजनेस की तरफ ले आने के लिए करते हो। कैरेज आउटवर्ड ये होता है कि वो जो सामान है आपने कस्टमर को भेजना है, लेकिन वो भी अपने पैसों से बेचना है, और कैरेज इनवर्ड भी अपने पैसों से, लेकिन ये वो आपका सामान है जो आपने मंगवाना है अपने बिज़नेस में ताकि आप आगे बिज़नेस कर सको। तो अब ये वही बात आ गई कि जो मैंने चैप्टर नंबर 6 में बताया था कि जब तक आपके पास जो आपका सामान है, एसेट है, सबसे पहले जब तक आप उसका फ़र्स्ट यूज़ नहीं कर लेते, तब तक उस पर जितना भी खर्चा होता है वो सारा एसेट का पार्ट बन जाता है। ये याद है ना चैप्टर नंबर 6 में? मिसाल के तौर पर आपने कोई भी चीज़ ख़रीदी है, अब इससे अगर कार ख़रीदी है, ठीक है, तो होगा ये कि कार की डिलीवरी तक, अब डिलीवरी की कार पे भी मान लेते हैं कि हम 10 हज़ार लग गए, और कार जो है वो भी है तकरीबन 30 लाख की, तो कार की उस टाइम प्राइस बन जाएगी 30,10,000। ठीक है, जब तक एसेट आपके पास नहीं आता कि आप उसे यूज़ कर सको, तब तक उस पर जितना भी खर्चा होता है वो एसेट का पार्ट बन जाता है। तो जो फ्राइट इन है ये कॉस्ट ऑफ परचेजेज में आएगा, ये वाकई उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, क्योंकि ये होता है कैरेज इनवर्ड। फिर आता है रेंट ऑफ स्टोर। क्या रेंट ऑफ स्टोर भी कॉस्ट ऑफ परचेज में आएगा? देखो, वो सीधा सीधा एक्सपेंस है, उसका कॉस्ट ऑफ परचेज से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये होता है सारे सूटेबल ऑप्शन में। तो सूटेबल ऑप्शन जो है फ्राइट इन है, यानी कैरेज इनवर्ड है, कि हाँ वाकई ये कॉस्ट का हिस्सा बन सकता है इन्वेंट्री की, बाकी चीज़ें कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन सकती, बाकी चीज़ें एक्सपेंस हैं। फिर आता है नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कन्वर्जन कॉस्ट। सबसे पहले तो कन्वर्जन कॉस्ट का ना आप एक फार्मूला लिख लो। कन्वर्जन जो कॉस्ट होती है हमारे पास, कन्वर्जन कॉस्ट होती है बेसिकली होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये कन्वर्जन कॉस्ट होता क्या है? देखो ना, जो आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मंगवाई है, तो फिर उस लकड़ी से जब आप उसको फर्नीचर बना रहे होंगे, तो फिर उसमें ज़ाहिर है मशीनरी इस्तेमाल होगी, लेबर इस्तेमाल होगी, तो वो कन्वर्ट कर रहे हो आप इस किसको, रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड के अंदर। तो उस कन्वर्शन में जो भी कॉस्ट लगेगी वो क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट। उसका फार्मूला होता है, इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब है कि वहाँ पे जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोग हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हैं या फिर वो मैनेजर हैं, उनको जो अलग से पैसे दिए जाते हैं सिर्फ इस कन्वर्जन के लिए, तो इस चीज़ को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर होगी बात? तो ये होती है कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखो, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड, हमने इंक्लूड करना है सो किसी कन्वर्जन कॉस्ट में। कमीशन ऑफ द सेलिंग स्टाफ, सेलिंग स्टाफ का कमीशन। देखो, सेलिंग स्टाफ का कमीशन, वो जो बाहर बेचेगा सामान, उसका इसी से क्या ताल्लुक है कन्वर्जन कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाते हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि एक प्रोडक्ट बिके या ना बिके, उनको तो बस ये है कि उन्होंने रॉ मटेरियल लेना है, उसको फिनिश गुड बना के फिर सेलिंग स्टाफ को या जिसको मर्ज़ी दे देना है। अब सेलिंग स्टाफ का काम है कि वो उसको बेचती है, तो कन्वर्जन का कमीशन ऑफ सेलिंग स्टाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो इस फार्मूले के तहत देख लो या फिर कॉमन सेंस की बात है। फिर आता है कैरेज इन। कैरेज इन हमने अभी देखा कि वो क्या होता है, कि एक्सपेंस होता है, लेकिन कैरेज इन भी तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है ना। अभी हमने पिछले एमसीक्यूज में देखा था ऊपर वाले, तो वो क्या बन जाता है, वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, परचेज का हिस्सा बन जाता है जो कैरेज इन होता है, लेकिन उसका कन्वर्जन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। कन्वर्जन का ताल्लुक तभी होता है जब हम किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो कैरेज इनवर्ट जो है वो आपने सामान बाहर से मंगवाया, हाँ वो कॉस्ट में आपका चला जाएगा, लेकिन उसका कन्वर्जन कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल की, हाँ उसका वो हिस्सा बन जाएगा। क्लियर है। कैरेज आउटवर्ड भी इसी तरह से एक एक्सपेंस है पड़ा, तो वो भी आपका जो है इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा बाकी एक्सपेंस के अंदर, लेकिन फिर वही बात, कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों का कन्वर्जन कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं। फैक्ट्री सुपरवाइजर वेजेस, तो हाँ हमने कहा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं ये बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट होते हैं, कि जो फैक्ट्री के अंदर जो सुपरवाइज़र होते हैं उनकी जो वेजेस होती हैं। अब देखो ना, फैक्ट्री के अंदर जो सुपरवाइजर हैं जी, वो वही काम कर रहे हैं ना, वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम इसीलिए कहते हैं कि हाँ उनको जो पैसे दिए जाते हैं ना वो कन्वर्जन कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। लिहाजा ये क्या बन गया हमारे पास, कन्वर्जन कॉस्ट का ये ऑप्शन बन गया। क्लियर हो गया? अब देखो एमसीक्यूज नंबर 3,
आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट काउंट साइमा रिव्यूज हर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है. शी डिस्कवर्स दैट द आइटम सम आइटम्स इंक्लूडेड एट द कॉस्ट ऑफ 2600 कैन बी सोल्ड फॉर 2550 आफ्टर इंकरिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ 65. अच्छा, ठीक है. वो कहते हैं वट इफेक्ट विल एनी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑन द साइमा प्रॉफिट. तो साइमा के प्रॉफिट पे क्या होगा. देखो, सबसे पहले तो आप बात को समझो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. वो कहती है कॉस्ट है जी, ये हम MCQ नंबर 3 की बात करें, ठीक है. कॉस्ट है 2600 रुपये की. कितनी है? 2600. लेकिन एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी है? इट कैन बी सोल्ड फॉर 2550. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 2550. अभी हम NRV फाइंड करें, ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात की. अच्छा, वो कहते हैं एंड आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ 65. सेलिंग कॉस्ट भी उसने हमें दे दी है, 65 सेलिंग कॉस्ट आ गई. तो अब वो बताओ कि हमारे प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ता है. सबसे पहले तो हम NRV फाइंड कर लेते हैं. NRV जो होता है वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल और माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? ये रही 2550 माइनस कॉस्ट टू सेल, ये सेलिंग कॉस्ट 65 माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट कोई भी नहीं है. तुम्हारे पास एंड में क्या ऑप्शन आता है? 2485. अच्छा देखो, NRV ये है और कॉस्ट क्या है? ये है. तो मैंने आपको कहा था कि इनमें जो छोटी वैल्यू होगी ना, जैसे अगर कॉस्ट कम है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है. लेकिन हमारी जब NRV कम हो जाती है ना कॉस्ट से भी, तो फिर हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं क्या भला कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जब ओपनिंग इन्वेंट्री आती है प्लस परचेज आती है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है. तो जब हमारे पास कॉस्ट जो होती है वो कम होती है NRV से, तो ठीक है, फिर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री में वही वैल्यू डाल देते हैं. लेकिन जब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो NRV से ज़्यादा होती है और हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस उससे भी कम होती है, फिर हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाते हैं. हम कहते हैं कि भाई अगर नुकसान होना है तो उसे पहले ही रिकॉर्ड कर दो. तो फिर हम ये वैल्यू को क्लोजिंग इन्वेंट्री में नहीं डालते बल्कि NRV की वैल्यू को डालते हैं. अगर क्या हो, अगर NRV की वैल्यू कम हो, जो कि यहाँ पे है, ये मैं पूरे लेक्चर में बता चुका था, इसलिए बस मैं अभी हल्का सा हिंट ही दे रहा हूँ. अच्छा, अब क्या हुआ. तो बेसिकली 2600 रुपये की कॉस्ट थी. एस्टिमेटेड NRV जो है वो हमारे पास 2485 रुपये की है. अब वो कह रहा है कि बताओ उसके प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ा. वो हमसे इस तरह की कोई बात ही नहीं पूछ रहा. ये जो फार्मूला है वो कह रहे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ा. आप मुझे सिंपल से बताओ, एक चीज़ को बनाने में 2600 रुपये लगे हैं और वो बिकने में इतने में जा रही है 2480 रुपये की, तो प्रॉफिट कितना होगा. सबसे पहली बात तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, नुकसान हो रहा है. तो कितना नुकसान हो रहा है. तो नुकसान कितना हो रहा है हमारे पास, सीधा 115 रुपये का नुकसान है कि इतना की कॉस्ट है और ये इतने में जा रहा है, तो हमारे पास 115 रुपये का नुकसान है. तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखो तो प्रॉफिट डिक्रीज बाय 115 रुपीज़. ओके हो गया. तो ये जो ऑप्शन बी है यही इसका सही ऑप्शन है. अब MCQ नंबर 4 पे देखो, वो कहता है द स्वीप कॉर्पोरेशन सेल्स 3 प्रोडक्ट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट द ईयर एंड. अच्छा, टेबल के अंदर देखे तो हमारे पास जो अल्फ़ा है, बीटा और गामा, तो उन्होंने हमें ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है कि ओरिजिनल कॉस्ट अल्फ़ा की 10 रुपये, बीटा की 13 रुपये और गामा की 15. फिर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है तीनों की 15, 14 और 14. फिर इसने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है 3, 5, 2. फिर नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं. द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो वो हमें कहते हैं एंड में इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी. अच्छा देखो, बात को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है. वो हमसे पूछ रहा है कि जितने भी यूनिट हैं इनको आप टोटल करो तो बताओ हमारे पास कितना इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितने हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है. जैसे अगर कोई बंदा आपको कहे कि यार 10 रुपये वाली 10 पेंसिल पड़ी हुई हैं, तो बताओ कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है. तो जाहिर है 100 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई है. समझ आ रही है ना बात की. लेकिन फिर वही बात है कि अगर मैं कहूँ कि वो पेंसिल की NRV तो 8 आ गई है, 8 रुपये आ गई है, तो अब बताओ कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है. तो फिर क्या होगा. तो फिर आपने जो कॉस्ट है उसकी जगह क्या डालना है, NRV, फिर 80 आ जाएगा. तो हमने क्या है वो शुरू से ही इस चीज़ को रखना है कि हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम नुकसान को पहले ही बेयर कर लें, बाद में ना करें. खैर यहाँ पे मैंने थोड़ी गलत एग्जांपल दी है क्योंकि मैंने ना 10-10 बता दिए सेलिंग प्राइस पे, हालांकि NRV को कॉस्ट से करते हैं, जितनी पेंसिल की कॉस्ट होगी उससे कंपेयर करना होगा. ठीक है. अच्छा खैर, तो अब हमने ना इन यूनिट्स के हमने पैसे निकालने हैं और हमने ये बताना है कि एट द एंड कितनी इन्वेंट्री बची है. तो देखो, अगर हम देखें अल्फ़ा की तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो है 10. ठीक है.
और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 15। तो अब अगर हम NRV निकालें अल्फ़ा की NRV, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 15, कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 3, तो इसकी NRV आ गई 12, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी थी 10। क्लियर होगी बात। अभी मैं आगे भी करता हूँ। इसी तरह से बीटा देखो, उसकी NRV अगर हम निकालें तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 14 और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग कॉस्ट है 5 और ये आ गई 9। इसकी NRV आ गई 9, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है ओरिजिनल, वो है 13। इसी तरह से गैमा को देखो, गैमा NRV कितनी है 14 और ये 2 आ गई और ये आ गई 12, NRV 12 और पर यूनिट जो है वो है 15। अच्छा देखो, मैंने कहा था कि जिनमें छोटी वैल्यू होती है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर क्या है NRV है, या फिर यहाँ इसको रिकॉर्ड करेंगे या NRV को रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पर NRV को रिकॉर्ड करेंगे या फिर इसको, बताओ। तो वो यहाँ पर NRV को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो छोटी वैल्यू होगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल जैसे मैंने बताया था। अच्छा अब देखो, मतलब यह है कि अल्फ़ा की रिकॉर्डिंग 10 रुपये पर यूनिट, बीटा की रिकॉर्डिंग 9 रुपये पर यूनिट और गैमा की रिकॉर्डिंग 12 रुपये पर यूनिट करनी है। तो अल्फ़ा जो है उसके कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, 300 यूनिट हैं। मतलब अल्फ़ा वाले 300 यूनिट किस रेट पे, 10 रुपये के रेट पे। बीटा वाले कितने यूनिट है बीटा के, 380 यूनिट 9 रुपये के रेट पे। और हमारे पास गैमा वाले 240 यूनिट किस रेट पे, 12 के रेट पे। तो अब देखो ये तो आ जाएगा 3000। अब ये करो 3800 और उसमें से अगर हम 380 रुपये निकालें तो 3000 कितना, 420 ऐसे। हाँ 240 है, इसको कर लो यार, तो 2880 आ गया। अब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया 9300। तुम्हारे पास कितना आ गया, 9300। तो ये ऑप्शन नंबर बन रहा है सी। समझ आइए बात की है नहीं। देखो ये था बहुत सिंपल सा, इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए की ताकि एक बार समझ आ जाए। हम जब भी इन्वेंट्री को राइट डाउन करते हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ इस पे करते हैं कि उसकी NRV छोटी है या उसकी कॉस्ट। तो जहाँ पे NRV कम आती है वहाँ NRV ले ली, जहाँ पे कॉस्ट कम आती है वहाँ पे कॉस्ट ले लिया, और यही तो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू मोबाइल डीलर अबाउट द इन्वेंट्री ईयर एंड। तो ये मोबाइल सेट है, ABCD 4 सेट है मोबाइल के, ठीक है। और उनकी कॉस्ट वैल्यू दी हुई है और आगे NRV दी हुई है। वट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड। इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ, तो वही बात आ गई। हमने देखना है कॉस्ट कम है तो कॉस्ट के हिसाब से इन्वेंट्री की वैल्यू, NRV कम है तो NRV के हिसाब से इन्वेंट्री की वैल्यू। तो मोबाइल सेट नंबर A में देखो, तो वहाँ पर आपको लग रहा होगा कॉस्ट है 5000 और नेट रिलाइजेबल NRV 3300, तो कम क्या हो गया, 3300 होगी। फिर आगे देखो, एक में कॉस्ट 13000 है, 13500, तो हम कम वाली लिखें 13000। फिर 14000, फिर हम कम वाली लिखें 13900, फिर दोबारा कम वाली लिखें 14900। बस ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी 3300 प्लस 1300, सॉरी 13000 प्लस 13900 प्लस 14900, और ये हमारे पास आ गई 45,100, जो कि ऑप्शन नंबर D बन रहा है। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट देखो, इसके बाद इसको कहते हैं द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैनियल अमाउंट्स टू ₹1,30,200, ओके, एंड बट लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सम डैमेज्ड आइटम्स वर हैविंग द कॉस्ट ऑफ 25,000, ओके, टोटल रिपेयर कॉस्ट इज 3,500, आफ्टर रिपेयर इट कुड बी सोल्ड फॉर 18,000। तो बताओ कि डैनियल की इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। देखो सबसे पहले बात को समझो, डैनियल के पास 1,30,200 की इन्वेंट्री जो है, उसके अंदर 25,000 की इन्वेंट्री डैमेज हो चुकी है। समझ आ रही ना बात की। तो अगर मैं देखूं तो 1,30,200 में से 25,000 की तो इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, तो इसके दो हिस्से हो गए ना। एक ये सही वाली इन्वेंट्री जो 1,05,200 की है, ठीक है, और बाकी 25,000 जो है वो हमारे पास हो गई ख़राब इन्वेंट्री, वो डैमेज हो गई है। अब डैमेज जो है उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट है 3500। अब इस पर 3500 मज़ीद लगेगा, उसके बाद भी ये 18,000 रुपये की बिकेगी। मतलब ये जो 25,000 है ना, 25,000 वाली इन्वेंट्री, ये होगी डिस्ट्रॉय। हो सकता है जैसे आग लग जाती है
ठीक है, या कुछ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है बिज़नेस के अंदर कि अब जो 1,30,000 रुपये की इन्वेंट्री हुआ करती थी, उसमें से ये तो बिल्कुल सही सलामत है 1,05,000 वाली, लेकिन ये 25,000 रुपये की जो इन्वेंट्री है ना, इसको हो गया नुकसान। अब हमने इस पे करना है 3,500 रुपये का खर्चा। कितना? 3,500 रुपये का खर्चा, और उसके बाद भी ये 18,000 रुपये की जाके बिकेगी। तो अगर हम मतलब 3,500 का खर्चा भी ना करें तो शायद ये 18,000 की भी ना बिके। अब ये हमें बताना क्या चाह रहा है, उसने असल में बताई है जो हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो कितनी है इस इन्वेंट्री की, इसकी नहीं। उसने सिर्फ इसकी बताई है, इसके बारे में कोई बात नहीं की। वो है 18,000। उसने हमें कहा है ना कि अगर हम ये खर्चा करें इस ख़राब इन्वेंट्री पर तो वो कितने की में मिल जाएगी? 18,000 की। अच्छा, अब ये सब क्या है? कॉस्ट टू रिपेयर, क्या है ये? कॉस्ट टू कंप्लीट। अब हमें पता ना कि NRV हम कैसे फाइंड करते हैं। NRV के अंदर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कम सेल और माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। तो ये जो रिपेयरिंग है ये कॉस्ट टू कंप्लीट में आता है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 18,000 माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट 3,500। तो अब देखो NRV कितनी है? 14,500। तो ये हमारे पास NRV आई है। हाँ, अब समझना बात को अच्छी तरह से। ये NRV है 14,500 किस इन्वेंट्री की? उस इन्वेंट्री की जिसकी कॉस्ट कभी हुआ करती थी 25,000 रुपये। तो अब इसको हम 14,500 रिकॉर्ड करूँ या 25,000 रिकॉर्ड करूँ? तो जाहिर है 14,500 रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉस्ट और NRV की बात आती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जो कम होता है। तो ये आ गया हमारे पास 14,500 और प्लस ये तो बिल्कुल सही थे, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब हमारे पास ये जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो रही है 14,500 प्लस 1,05,200, तो ये क्या हमारे पास 1,19,700। तो ये हमारे पास इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास पड़ी है। देखो, अगर समझ नहीं आया ना तो दोबारा समझो, क्योंकि यही सवाल है इस चैप्टर के अंदर। मतलब यही कुछ तो है यार, NRV और कॉस्ट का डिफरेंस, बाकी तो कुछ है नहीं पूरे चैप्टर में। जब हमारे पास 1,30,000 रुपये की इन्वेंट्री थी तो हमें आग लग गई 25,000 रुपये वाली इन्वेंट्री में। मतलब ये है कि कमरे के एक पोर्शन में आग लग गई, लोग आ गए, उन्होंने आग बुझा दी, लेकिन तब तक ये आप समझ लो कि ये सारा ना 1,30,000 का फर्नीचर था। तो कुछ कुर्सियों को आग लग गई 25,000 वाली, ठीक है, एक कुर्सियों का सेट था 25,000 वाली, उनको आग लग गई, बाकी सारा सोफ़ा वगैरह ठीक रहा। अब ये है कि अगर मैं इन पर 3,500 खर्चा कर भी दूँ ना, उन कुर्सियों पर जो कभी 25,000 की हुआ करती थी आग लगने से पहले, अब तो वो शायद मुश्किल से 7-8 हज़ार की बिकें, लेकिन मैं अगर 3,500 का खर्चा कर दूँ उनको पॉलिश करके और उनके ऊपर से राख वगैरह किस तरह से हटा के, तो वो 18,000 की बिक जाएंगी। हाँ, हो सकता है मैं 3,500 का खर्चा ना करूँ तो वो 7-8 हज़ार की जाएँ। तो मतलब 3,000 का खर्चा करने से मुझे और प्रॉफिट हो रहा है। हाल तो प्रॉफिट मुझे नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं रिपेयर करवा रहा हूँ क्योंकि वो 18,000 की जा रही हैं। जहाँ उसने 8,000 की जाना था वहाँ 3,000 का खर्चा करके वो 18,000 की जा रही है। मैं कहता हूँ ठीक है यार, आग लगी थी, इसमें कस्टमर का क्या कसूर है, कोई बात नहीं, 18 की जाती है तो जाए। तो अब फिर हम वही करेंगे कि ये तो वैसे ही बिल्कुल ठीक थी, फिर हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और फिर इसको कंप्लीट करने में ये खर्चा हुआ तो हमारे पास ये NRV आ गई। तो इस बार NRV कॉस्ट से कम है, जाहिर सी बात है हमें नुकसान हो रहा है ठीक ठाक। तो फिर हम NRV को रिकॉर्ड करेंगे और ये तो वैसे ही उसी वैल्यू में रिकॉर्ड होगी, और उसके बाद हमारे पास ये ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी इन्वेंट्री की। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ हामिद एट December 31। ओके, व्हाट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी शोन इन इट। ठीक है, हमने इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है, वही बात। कॉस्ट अगर ज़्यादा है इन्वेंट्री से तो सॉरी NRV से NRV लिखो, अगर NRV ज़्यादा है तो कॉस्ट लिखो, जो भी चीज़ बरल कम होती है आप उसको लिखो। तो पहले दो में से 15,000 17,000 में से क्या बड़ी रकम, छोटी रकम है 15,000, फिर 10,000, फिर 11,000, फिर 12,600। ठीक है, आप इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लो। तो ये हमारे पास आ गई 48,600। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर होगी बात? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परमिटेड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसा कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, नॉन रिकवरेबल टैक्स। देखो, एक टैक्स होता है जो रिकवर हो जाता है गवर्नमेंट से। मैंने पहले भी बताया था रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल टैक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 में, कि जो गवर्नमेंट फंड जो है उसको रिफ़ंड कर देती है ना जिन टैक्सेस को, तो फिर वो टैक्स जो हैं वो फिर पार्ट नहीं बनते इन्वेंट्री का, वो फिर एक्सपेंस होते हैं। लेकिन जो टैक्स रिफ़ंड नहीं हो, मतलब एक बार ये आपने भर दिया तो वो अब आपको दोबारा वापस नहीं मिलने वाला, तो वो टैक्स जो है वो उसका पार्ट बन जाता है इन्वेंट्री का, क्योंकि वो तो आपको वापस नहीं मिलना। तो जिस बंदे को बेचोगे तो उसके लिए भी तो आपने वो टैक्स पहले से ही पे कर दिया, तो इसी वजह से आप उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बना देते हो। लेकिन वो टैक्स जो गवर्नमेंट बाद में वापस कर देती है
ऐसे होते हैं रिफंडेबल टैक्स, इनको रिकवरेबल टैक्स ही बोल दो, तो वो जो है ना वो फिर एक्सपेंस होते हैं, वो फिर एसेट का हिस्सा नहीं बनते। तो देखो उसने कहा नॉन रिकवरेबल टैक्स, यानी ऐसे टैक्स जो रिकवर ना हो जाए तो वो तो फिर एसेट का पार्ट बन जाएंगे, इन्वेंट्री का कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि विच इज़ नॉट परमिटेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो पहला तो नहीं आ सकता। स्टोरेज कॉस्ट, अब स्टोरेज कॉस्ट में मैं बात करूँगा अभी पूरी। अच्छा, अगर आप शिपिंग पे देखो तो शिपिंग बिल्कुल वैसे आप सामान भेज रहे हो या ले रहे हो तो ये कैरेज आउटवर्ड आ जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि सामान यूज़ करने से पहले तक जितना भी खर्चा होता है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाता है, वो एसेट का पार्ट बन जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने वो ऑप्शन चुना जो एसेट का हिस्सा ना बने। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। देखो मैंने बताया था कि कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, उनमें एक फ़िक्स होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, कि वो तो हर सूरत पे करने ही करने हैं। एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, ये इनमें फ़र्क है। कुछ ओवरहेड्स होते हैं जो आपने हर सूरत मज़दूर को या जो भी फैक्ट्री के अंदर बड़ा है मैनेजर, उनको पे करने ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं कि जो इन्वेंट्री के हिसाब के होते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर किसी इन्वेंट्री को जो है वो ख़ास तरह का टेम्परेचर चाहिए या फिर उसको मुसलसल हवा चाहिए, तो फिर आप उसके लिए एक अलग लेबर लगाओगे, अलग सा कमरा होगा, वहाँ पे वो लेबर उस चीज़ को ले जाएगी और उसको एक ठंडे एनवायरनमेंट में रखेगी। या फिर उसको जो है उस इन्वेंट्री को या कुछ किस्म का वो लिक्विड हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा मिक्स करना हो आपस में, तो काफ़ी सारे लोग हैं मिल के कर रहे हैं उस ख़ास तरह के इन्वेंट्री के लिए। तो उसमें क्या है, वो कोई फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं है। वो जो हमारे पास मिल रहे हैं ना उन मज़दूरों को पैसे, वो हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, मतलब वो चेंज होते रहते हैं इन्वेंट्री के हिसाब से। हाँ, अलबत्ता अगर वो इन्वेंट्री आप जो है वो बनाते हो खुद ही, हर वक्त वही बनाते हो और वही फिक्स है आपके ओवरहेड्स, तो ठीक है, फिर तो फिक्स है। लेकिन अगर इन्वेंट्री चेंज हो गई है, आपने एक अलग तरह का प्रोडक्ट बनाया है जिसका जैसे बंदा ओवर टाइम कर लेता है, सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं ना, ये और चीज़ हैं। ये जो है इन्वेंट्री के हिसाब का होता है, किस तरह की इन्वेंट्री है तो फिर वो चेंज होते रहते हैं ये ओवरहेड्स, कि किस तरह से आपने ओवर टाइम किया या नहीं किया। अच्छा, अब ये जो ओवर टाइम वाले होते हैं ना, क्योंकि ये उस इन्वेंट्री की वजह से ही सिर्फ पैसे देते हैं इनको, तो फिर ये इस पैसों को इन्वेंट्री का पार्ट बना देते हैं। लेकिन फ़िक्स जो होते हैं, तो वो क्योंकि फ़िक्स होते हैं, वो तो कंपनी का काम होता है, कोई अलग से एहसान नहीं करते वो लोग, तो इस वजह से वो फ़िक्स्ड ओवरहेड्स को एसेट का पार्ट नहीं बनाते। तो वेरिएबल ओवरहेड्स एसेट का पार्ट बनते हैं, मतलब वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, लेकिन फिक्स नहीं बनते। तो यहाँ पर उन्होंने फिक्स लिखा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आता है स्टोरेज कॉस्ट। मज़े की बात यह है कि स्टोरेज कॉस्ट भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता। स्टोरेज कॉस्ट भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता और ये कभी कभार बिल्कुल इनकी तरह इन्वेंट्री का पार्ट बन भी जाता है। देखो अब समझना बात को, अगर आपने एक फिनिश्ड गुड बना लिया है, उसके बाद उसको स्टोर करके रखा हुआ है कि ये बाद में बिक जाएगा, तो वो आपकी गलती है कि आपका सामान नहीं बिक रहा। उस स्टोरेज के पैसे तो आप आवाम से नहीं ले सकते ना, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ के स्टोरेज के पैसे आवाम से हरगिज़ नहीं ले सकते, ये बोल के कि भाई हमारा तो पड़ा हुआ है सामान, उसको स्टोर करने के पैसे लग रहे हैं, उसकी देखभाल के लिए लोग हैं, तो उसके लिए इस चीज़ का रेट बढ़ता रहेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो वो स्टोरेज कॉस्ट जो है उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से नहीं बना सकते, वो आपका अपना ज़ाती खर्चा है, वो लॉस है आपका। लेकिन सेम स्टोरेज कॉस्ट अगर हम देखें रॉ मटेरियल्स की, मतलब ऐसे रॉ मटेरियल जिनको स्टोर करना हर सूरत ज़रूरी होता है, जैसे अगर कोई ड्रिंक बनाई जा रही है तो फूड को स्टोर किया जाता है। अगर हम फूड को जैसे गर्म इन्वायरमेंट में रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर उसके लिए ठंडा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, फ्रीज़र वगैरह। अब ज़ाहिर है उसका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उस चीज़ का, जिसको हमने फ्रिज के अंदर रखा हुआ ज़ाहिर है, तो फ्रिज का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। अब वो जो है वो स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही है, बिल्कुल जैसे फिनिश्ड गुड की स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही थी, लेकिन वो रॉ मटेरियल की स्टोरेज कॉस्ट है, इसीलिए वो इन्वेंट्री का हिस्सा है। लेकिन जब वो जूस बन जाएगा और आपका नहीं बिक रहा, उस आपने फिर भी उसको रखा हुआ है अलग से, तो फिर जो उस पर पैसे लग रहे हैं ना, तो वो आप इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बना सकते, उसको आप महंगा नहीं कर सकते, चीज़ को आवाम से नहीं ले सकते। वो बात मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है जो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड्स की तरह स्टोरेज कॉस्ट भी दो तरह की होती हैं। एक जो ज़रूरी होती है, आपने अपने चीज़ को मुकम्मल करना है तो कुछ स्टोरेज आपके लिए ज़रूरी है, तो आप यकीनन उस चीज़ का पैसा आवाम से लेंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर मुसल्लत थोड़ी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उसको स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बाद में जब प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पर बन जाता है, अब वो स्टोरेज जो है वो आवाम का मसला नहीं है कि आपका सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा, आपने उसको कहाँ स्टोर करके रखा हुआ है और उसको स्टोर करना कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो फिर उस चीज़ को आप आवाम से नहीं ले सकते, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बना सकते। क्लियर होगी बात। अब चूँकि यहाँ पे चारों ही ऐसे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा बनते हैं,
और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा चुनना है कि जो नहीं बन रहा। तो स्टोरेज कॉस्ट को हम चुन सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरह की होती है और यहाँ इन चारों में सबसे सूटेबल ऑप्शन यही है। क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं एंटिटी सोल्ड गुड्स ऑफ वर्थ 1 मिलियन, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द गुड्स वर 6 लाख। ओके, द कैरिज आउटवर्ड is 50,000 and commission paid to the agent were also 50,000. What is the gross and net profit? तो वो हमसे पूछ रहा है ग्रॉस और नेट प्रॉफिट। हाँ, खैर सबसे पहले हमें जो उसने सेल बताई है, सेल आपको याद है ना, फार्मूला सेल होती थी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल हम इसमें से माइनस करते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हम अदर एक्सपेंस को माइनस करते थे तो हमारे पास आ जाता था ये नेट प्रॉफिट। ये हमारे पास टोटल क्या होती थी, इसको हम बोलते थे इनकम स्टेटमेंट। अब उसने हमसे ग्रॉस और नेट प्रॉफिट ही पूछा है। अच्छा, सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास सेल हुई है 1 मिलियन की, मतलब 10 लाख की। क्लियर है। कॉस्ट कितनी है जी, 6 लाख है ये। सबसे पहले तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो ना, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करो, 10 लाख में 6 लाख माइनस करो तो कितना आता है, 4 लाख। ऐसा है नहीं, तो ये 4 लाख जी हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के अंदर ये है कि अब इसके अंदर कैरेज आउट पर हमारा एक्सपेंस होता है, अदर एक्सपेंस में आ जाएगा 50 है। और हमारे पास एक और है कमीशन जो हमने पे किया है, किसको बोला, एजेंट को, तो वो भी हमारा एक एक्सपेंस होता है। कमीशन जब हम पे करते हैं एजेंट को तो जाहिर है यार आखिर तो वो एक्सपेंस ही है ना। वो यही बात कन्वर्जन कॉस्ट वाले में, उसको कन्वर्जन कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप पिछला एमसीक्यू जो पहले दूसरा एमसीक्यू था उसको इससे कंपेयर करना चाह रहे हो तो ये यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है एक्सपेंस क्या खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये अदर एक्सपेंस में आएगा, जाहिर सी बात है कमीशन। तो ये 50,000 का कमीशन भी आ गया, मतलब 1 लाख मज़ीद चला गया, तो फिर पीछे कितना बन गया, 3 लाख। तो नेट प्रॉफिट 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होगी बात। अच्छा यार, आगे है क्वेश्चन नंबर 10। Bazooka Limited manufactures and sells office equipment for workplace. Stock of equipment was included in closing inventories. Cost of 50,000 rupees per equipment. यानी कॉस्ट जो है हमारे पास वो पर इक्विपमेंट 50,000 है, हर इक्विपमेंट की 50,000 है, ओवरऑल नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग फाइनल ऑडिट ऑडिटर्स नोटेड दैट सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस वाज 40,000। ओके, तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ गई पर यूनिट वो 40,000, लेकिन जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है पर यूनिट वो कितनी है, 50,000, तो थोड़ा सा फ़र्क है। नेक्स्ट ही वो कह रहे हैं कि फर्दर मोर इंक्वायरी रिवील्स दैट ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक टेक वाटर लीकेज हैज़ डैमेज इक्विपमेंट। अच्छा ठीक है, डैमेज हो गया इक्विपमेंट। अकॉर्डिंगली इन द फॉलोइंग वीक BL स्पेंट अ टोटल ऑफ 15,000 टू रिपेयर द इक्विपमेंट। 50,000 रिपेयरिंग कॉस्ट भी लग गई जी, रिपेयरिंग पे 15,000 लग गए। NRV एंड इन्वेंट्री राइट डाउन वैल्यू, अब हमें NRV फाइंड करनी है, तो NRV तो कोई मसला ही नहीं होता। NRV सिंपल सा एक फार्मूला है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, और माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 40,000 और कॉस्ट टू सेल हमारे पास यहाँ नहीं थी हुई, लेकिन कॉस्ट टू कंप्लीट जो हमने इसको रिपेयर करने के लिए किया वो 15,000 है। तो NRV कितनी आ गई जी, 25,000। क्लियर हो गई बात। फिर वो कहते हैं राइट डाउन लॉस अमाउंट कितनी होगी, तो आपने बताना है कि लॉस कितना हुआ इस आदमी को। देखो उसकी कॉस्ट कितनी है, 50,000 और NRV कितनी है, 25,000। समझ आ रही है बात की। तो सबसे पहले NRV तो 25,000 आ गई। अब आप बता सकते हो कि उसको क्या लॉस हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। देखो NRV कितनी कम आ गई यार, उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, कॉस्ट 50,000 NRV 25,000, कितने का लॉस हुआ, 25,000 रुपये का। कॉस्ट में से आप NRV वैल्यू माइनस कर दो। ये फार्मूला याद रखना है तो रख लो, नहीं तो कॉमन सेंस है कि हमारे पास NRV होती तब कम है जब हमारे पास लॉस होता है। तो जितने रुपए से NRV कम होती है कॉस्ट से, उतने का ही लॉस होता है। नहीं तो ये फार्मूला याद कर लो, कॉस्ट माइनस NRV इज इक्वल टू लॉस। ठीक है, तो हमारे पास ये 25,000 रुपये का लॉस आ गया, NRV भी 25,000 की, लॉस भी 25,000 का। क्लियर हो गई बात। और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अलाउड एज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कि आप इनमें से इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो मतलब कॉस्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन हिस्सा बनेगी। याद रखना दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्सपेंस हो सकता है या एसेट का हिस्सा हो सकता है। ठीक है ना, जो मैं चैप्टर 6 में इतना ज़्यादा बता के आया हूँ। तो एबनॉर्मल वेस्ट क्या आप एसेट का हिस्सा बना देते हो, एबनॉर्मल वेस्ट क्या आप एसेट के ज़िम्मे लगा देते हो, हरगिज़ नहीं यार, वो आपका एक्सपेंस होता है जिसको आप लॉस में, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एबनॉर्मल वेस्ट जो है तो आपने
आपने सोचा कि ये सारा वेस्ट जो हुआ है अब ये सब मैं एसिड पे डाल देता हूँ, मैं अपने सारे एसिड्स की वैल्यू जो है उनको बढ़ा देता हूँ इस सब को कम करने के लिए, नहीं वो आपका अपना लॉस है, ठीक है। फिर आती है स्टोरेज कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट फिर वही दो तरह की होती है कि ये तो कभी एसिड का पार्ट होती है, कभी नहीं होती। अब हम बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्टोरेज कॉस्ट हमने लगाना है या नहीं। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट जो है देखो उसका ताल्लुक एनआरवी के साथ होता है कि जब हम एनआरवी किसी चीज़ की फाइंड कर रहे होते हैं तो फिर हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट माइनस करते हैं, कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस करते हैं। वो भी सिचुएशन में जब हमें लॉस होता है तब हमें एनआरवी की वैल्यू कॉस्ट में डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई सिचुएशन उन्होंने नहीं दी हुई। फिर है चौथा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसको मैं पीछे बार बार आपको बता कर आया हूँ कि वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास कॉस्ट बन जाते हैं, इन्वेंट्री का एसिड का पार्ट बन जाते हैं। तो यार ये बिल्कुल सूटेबल है। देखो ऊपर अगर हम देखें स्टोरेज कॉस्ट, हाँ ठीक है वो स्टोरेज कॉस्ट रॉ मटेरियल्स के लिए होती है, वो भी तो एसिड का पार्ट बनती है, तो फिर लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल सूटेबल ऑप्शन है, इसलिए फिर हम इसी को ही चूज़ करेंगे। ओके हो गया, तो ये हमारे पास 11वां भी हो गया।